बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम लोग सीधे टॉपिक पे बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस होता क्या है। सबसे पहले देखिए आप, ये मिल्क है। मिल्क को अगर आप रूम टेम्परेचर पे समर पे छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि वो मिल्क क्या हो जाता है, कर्ड में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मिल्क से कर्ड बन रहा है जो कि एक न्यू सब्सटेंस है। अब उस कर्ड को हम दोबारा जो है ना किसी भी तरीके से मिल्क पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब इरिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे की तरफ देखें कि ये आयरन तवा है या पैन कह लें या काटी कह लें, ये किसी को भी अगर हम ह्यूमिड टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो ड्यू टू रस्टिंग, यानी कि आयरन मॉइस्चर एंड एयर की प्रेजेंस में आके वहां पे क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, जिसके कारण से कि आयरन से या मेटल से बने हुए चीज बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे ये जो ग्रेप्स है उसका अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उससे वाइन्स बना लेते हैं, या फूड जो हमारा पकता है, ये सारे में एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है और वो इरिवर्सिबल है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो न्यू सब्सटेंस बन रही है उस पे जो प्रॉपर्टीज हो रही है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो डाइजेशन होता है फूड का, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। हम लोग जो सांस लेते हैं या सांस को छोड़ते हैं, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो ये सारे सिचुएशंस में हम लोग क्या देखें कि जो नेचर था या आइडेंटिटी था इनिशियल सब्सटेंस का, दूध का नेचर कुछ और था, उसका आइडेंटिटी कुछ और था, दही बन जाने के बाद आइडेंटिटी कुछ और हो जाता है। भोजन जो हम खाते हैं अंदर जाता है तो वो फिर किसी और चीज में, ग्लूकोज में, एनर्जी में, एटीपी में, इन सारे चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना भी हम पीछे का एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स लिए थे, ग्रेप्स को फर्मेंट कर देते हैं तो वाइन में बदल जाता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सारे सिचुएशंस में जो नेचर है और आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस का वो बदल गया है। तो जब भी केमिकल चेंज ऑकर करता है, जैसे कि यहाँ पे देखें कि हर सिचुएशन में केमिकल चेंज ऑकर करा है, तो केमिकल चेंज ऑकर करने का मतलब है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन ने भी टेक प्लेस करा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आखिर में केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हम बोले देखो एक सिंपल सा एकदम डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2 है, H2 जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, वो 2H2O का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे हम 2 पे आगे को लगा देते हैं। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस क्या कर रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहा है। अब ये दो सब्सटेंस के जगह पे सिंगल सब्सटेंस भी हो सकता है या दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, अब ये इस न्यू सब्सटेंस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, क्या होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा उसके कंस्टिट्यूएंट से। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलके वो बना है। कंस्टिट्यूएंट किसको कहते हैं, जिससे मिलके वो बनता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस आपस में मिलके एक न्यू सब्सटेंस को बना रहा है। उस न्यू सब्सटेंस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। बोले क्यों डिफरेंट होगा, हम बोले हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर क्या है, एक लिक्विड है। ठीक है, तो स्टेट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो वाटर बना है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, किससे, उससे कंस्टिट्यूएंट से, मतलब जिससे वो बना हुआ है, जैसे कि H2NO2। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा, when two or more substances reacts with each other to form new substance or substances with different chemical properties from its constituent particle। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ मिलते हैं और मिलकर एक या एक से अधिक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं,
जिसका कि केमिकल प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होता है। तो इसी प्रकार के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं। हम अपने नंबर को भी शेयर कर देते हैं ताकि आप हमसे डायरेक्ट डाउट पूछ सकें। हमारा नंबर है 7061823757। चलिए अब हम समझते हैं कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2H2O2 है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 2H2O बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो सब्सटेंस है वो टेक पार्ट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में या रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे से। तो सब्सटेंस जो एक दूसरे से रिएक्ट करता है या केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, दो सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट्स विद ईच अदर इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे से रिएक्ट करता है केमिकल रिएक्शन में उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। अब जो न्यू सब्सटेंस बनता है, क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन में, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, न्यू सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है। और अगर हम बात करें रिएक्टेंट क्या होता है, तो ऐसा सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और आपको पता है ना कि वीडियो देखना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि आपको पता है कि स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली है जिसमें कि टॉप 3 को पूरे साल भर के लिए फ्री एजुकेशन मिलना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका कंसंट्रेशन लैप्स नहीं होगा और आप वीडियो को देखेंगे, पूरी देखेंगे, तो ही आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगला जो है क्वेश्चन है कि अब बताओ अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ना बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में तो क्या होगा। हम बोले उसके लिए तो पहले ना हमको एक मैग्नीशियम रिबन को लेना पड़ेगा। ले लिए मैग्नीशियम रिबन को। जब उस मैग्नीशियम रिबन को हम बर्नसन बर्नर के पास ले जाएंगे और जलाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, ये डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। कैसे जल रहा है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्नसन बर्नर के पास ले जाते हैं तो वो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और वो क्या करता है, एक व्हाइट कलर का पाउडर बना के देता है। और वो पाउडर किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। किसका पाउडर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। क्या बोले हम बोले जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या करता है, बहुत रैपिड। जब हम बर्न करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज रिएक्शन होता है। और बहुत तेजी से रिएक्शन के साथ वो एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और जलकर क्या करता है, एक व्हाइट कलर का पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाता है वो। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या कंक्लूड करते हैं। हम बोले हमने देखा कि ये चीज को ऑब्जर्व करा कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ तो वो क्या होता है, व्हाइट कलर के पाउडर में बदल जाता है। और वो व्हाइट कलर का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, जो कि जाहिर सी बात है जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है दोनों के बीच में रिएक्शन होने के कारण बनता है। उम्मीद करते हैं कि ये एनसीईआरटी एक्टिविटी क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, चलो सर हम इसको बर्न कर दिए ना तो ये जो है तेजी से रिएक्ट कर गया, हम सिर्फ मैग्नीशियम रिबन को छोड़ देते हैं एयर की प्रेजेंस में, तब रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। हम बोलेंगे हाँ बाबू बिल्कुल रिएक्ट करेगा, बट फर्क है ना, जब आप बर्न करते हैं ना तो वो बर्निंग एज ए कैटलिस्ट काम करता है और रिएक्शन को तेज कर देता है। बट अगर आप नॉर्मली छोड़ देते हैं ना तो भी जो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन वो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा और एक क्या करेगा, लेयर बना देगा मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो कि उसको जलने में बाधा बनेगा। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जलने के लिए वो नहीं देगा।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को छोड़ देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में, तो क्या होता है? हम बोले जब मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एयर के साथ क्या करेगा, स्लो रिएक्शन करेगा। और स्लो रिएक्शन करने के बाद वो क्या करेगा, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर बना देगा। किसका लेयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देगा, जो कि क्या करेगा, उसको जलने में बाधा आएगा, उसके जलने में। तो इसी वजह से यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं? हम बोले देखिए सर कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, अगर इसको हम एयर में बिना जलाए भी छोड़ देते हैं ना, तो भी ये रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और एक लेयर बना देता है मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, ठीक है, इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर ना रुकावट बनता है जलने में। इसी वजह से हम सैंड पेपर का यूज करके उसको साफ कर देते हैं ताकि वो जलने में कोई रुकावट ना आए। एक बार दोबारा से, मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं भाई हम लोग बोले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन को हम एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो वो स्लो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि उसका एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के साथ। और फिर वो क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, जो कि हिंड्रेंस ऑब्स्ट्रक्शन काउज करता है जलने में। इसी वजह से उसको क्या कर देते हैं, क्लीन करते हैं बर्निंग के पहले। उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब अगला चीज है, अगला एनसीईआरटी एक्टिविटी देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया गया है, ठीक है, और इस तरफ में आप देख पा रहे हैं कि बीकर में पोटेशियम आयोडाइड लिया गया है। इस टेस्ट ट्यूब में जो है लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया है। ध्यान से देखिए, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन क्या है, कलरलेस है। अब बगल पे ये जो ड्रॉपर रखे हुए हैं ना, उसको हम लोग उठाएंगे और उठाने के बाद क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, डालेंगे। तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है ना, उसमें सॉल्यूशन का कलर क्या हो जा रहा है, येलो हो जा रहा है। और येलो कलर का फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वहां पे लीड आयोडाइड बन गया है। क्या बन गया है, लीड आयोडाइड बन गया है, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। बोले सर प्रेसिपिटेट क्या होता है? हम बोले अगर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, वहां पे अगर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, प्रेसिपिटेट बना है। अगर प्रेसिपिटेट बना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाएगा। हम बोले सर प्रेसिपिटेट क्या होता है? हम बोले अगर कोई भी चीज को अगर हम डालते हैं किसी सॉल्यूशन में और वो पूरी तरीके से ना घुले तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी कि जो इनसॉल्युबल चीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जब पोटेशियम आयोडाइड, एक बार दोबारा से देखिए कि जब पोटेशियम आयोडाइड को हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप लेते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप लेने पे लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन पे डालते हैं तो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर येलो कलर का हो जाता है। और वो येलो कलर का जो है फॉर्मेशन बताता है कि वहां पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया है और इसके साथ में पोटेशियम नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम अगले एनसीईआरटी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो अगले एक्टिविटी में आप देख पा रहे हैं कि इधर जो है जिंक ग्रैन्युल्स रखा हुआ है। अगर आपको पूछे कि बताओ जिंक ग्रैन्युल्स का कलर क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर जिंक ग्रैन्युल्स का कलर सिल्वरी ग्रे कलर होता है। क्या होता है? जिंक ग्रैन्युल्स का कलर क्या होता है, सिल्वरी ग्रे कलर होता है। अब अगर हम जिंक ग्रैन्युल्स को इस कॉनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं, डाल दिए कुछ जिंक ग्रैन्युल्स को, उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करते हैं, कलर देख पा रहे हैं येलो कलर का है। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड को यदि हम क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप उठाते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप उठा के क्या करते हैं,
इस जिंक ग्रेनुअल्स में हम डालते हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डाल रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रेनुअल्स में, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा जब आप ध्यान से देखेंगे कि देखिए यहाँ पे धुआं उठ रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। हम बोले कि जब भी जिंक ग्रेनुअल्स को हम क्या करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। और वो गैस कौन सा होता है भैया, वो गैस होता है हाइड्रोजन गैस। बोले कैसे पता लगाएंगे सर, हम बोले उस हाइड्रोजन गैस को जब करेंगे ना, हम बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो क्या होगा, पॉप साउंड के साथ जलेगा। तो अगर आपको कोई बोले टेस्ट करो कि यहाँ पे जो गैस बन रहा है वो हाइड्रोजन है, उसको कैसे करेंगे, हम बोले उसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, बर्निंग कैंडल बंसन बर्नर उसके पास ले जाएंगे, तो हम देखेंगे वो जो गैस जो इवॉल्व हो रहा है ना, वो पॉप साउंड के साथ जलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, बबल, यानी कि जो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है उसको बबल कहा गया है। और साथ में क्योंकि गैस निकल रहा है तो यहाँ पे हीट भी बाहर निकल रहा है, स्टेट में भी चेंज हो रहा है। बोले सर स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है, हम बोले देखो जेड एन जो था वो सॉलिड स्टेट का था, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस स्टेट का था, एक्वस स्टेट का था। ये जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो ZnSO4 बना रहा है, जो कि क्या आ जाएगा, एक्वस स्टेट का आ जाएगा। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजिंग स्टेट भी हो रहा है। तो जब जिंक ग्रेनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो वो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बबल होता है, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। हीट यहाँ से क्या हो रहा होता है, निकल रहा होता है। और साथ में यहाँ पे स्टेट में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, हम आप लोग को बता देते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसके जगह पे हम मान लेते हैं जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसको HCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं जो कि एक्वस स्टेट में है। तो जब ZnHCl के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो वो क्या बनाएगा, जिंक का क्लोराइड बनाएगा जो कि एक्वस स्टेट में आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये बैलेंस नहीं है अभी, इसको हम लोग बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे ऐसे करके 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो सॉरी, तो अगर जिंक ग्रेनुअल्स को अगर हम डाल देंगे किस पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो वो जिंक क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन गैस एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है। कैसा गैस होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, बबल फॉर्मेशन के साथ होता है। और अगर हम बोले इसको अगर पहचानना हो कि ये गैस हाइड्रोजन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम उसको एक बर्निंग कैंडल के पास ले जाते हैं, तो देखते हैं वो पॉप साउंड के साथ जलता है। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। और कोई डाउट हो तो आप बेफिक्र हमको मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर होगा आप लोगों के पास, और आप लोग यहाँ पे कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। अब अगला चीज आता है कि भैया हमको बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। हम बोले देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है चेंज इन स्टेट। तो अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो चेंज इन स्टेट होगा। हम बोले सर वाटर अगर आइस में बदल जाता है तो चेंज इन स्टेट हो रहा है। हम बोले पागल है, अभी थोड़ा देर पढ़े ना कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए केमिकल चेंज का होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि वहां चेंज इन स्टेट हो गया है भैया, वाटर आइस में बदल गया है और ये हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी है केमिकल रिएक्शन का, तो यहाँ जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। बोले नहीं, केमिकल रिएक्शन होने के लिए पहले केमिकल चेंज होना जरूरी है, और वाटर का आइस में बदलना एक केमिकल चेंज नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आप कह दीजिए नहीं भैया हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैच कर रहा है, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। हम बोले बुद्धू, सबसे पहले देखो कि केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर केमिकल चेंज हो रहा है उसके बाद अगर इन प्रॉपर्टीज को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है, तो हम कह देंगे भैया ये केमिकल रिएक्शन है।
तो कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा है हमारा चेंज इन टेम्परेचर एंड हमारा पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम बोले सर चेंज इन स्टेट का एग्जांपल बताइए। हम बोले गधे अभी तो देखे कि Zn को यदि HCl के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो क्या बना, ZnCl2 प्लस H2 बना कि नहीं बना? बोले हाँ सर बना तो बिल्कुल था। तो अगर ये यहाँ पे इस तरह से बना था तो हम क्या देखे थे, Zn सॉलिड स्टेट में है, ZnCl2 एक्वस स्टेट में है, तो यहाँ पे स्टेट में बदलाव आया ना। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, चेंज इन स्टेट का। हम बोले चेंज इन कलर का बताइए। हम बोले बेवकूफ अभी तो देखे ना कि जब हम क्या कर रहे थे, लीड नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्ट करा रहे थे, पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा रहे थे। तो वो हमको क्या दिया, लीड आयोडाइड जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट था उसको बना के दिया, और साथ में हमको क्या बना के दिया, साथ में हमको पोटासियम नाइट्रेट बना के दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग देखे कि भैया ये दोनों तो कलरलेस था, बट यहाँ पे क्या आ गया, इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ गया। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है। अब बोले आप इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जांपल बता दिए। अब हम बोले कि अरे बुद्धू ZnH2SO4 के साथ रिएक्ट करा था तो क्या बनाया था, ZnSO4 प्लस H2 बनाया था। अब ये जो H2 यहाँ से निकल रहा है ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस ही है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गया, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का हो गया। अब अगर हम आगे की बात करें तो किसका है, चेंज इन टेम्परेचर है। हम बोले सर चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल बताइए। बोले हाँ बिल्कुल बताएंगे चेंज इन टेम्परेचर का। हम बोले आप सुने हैं, क्या सुने हैं सर, कि जब हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ मिला दें, हम यहाँ पे वाटर के साथ मिला दें तो ये हमको क्या बना के देता है, CaOH2 जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको बना के देता है, और प्लस यहाँ पे एक लॉट ऑफ हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। बोले यहाँ पे अगर एक लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो जब हम कह सकते हैं क्विक लाइन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, या हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराए, तो वो क्या बना के दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के दे रहा है और साथ में हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है बाबू, ये चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है। अब हम आगे की तरफ बढ़े तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अरे बोले अरे बुद्धू ये जो PbNO3 होल 2 था और इसको जब हम पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो ये जो PbI2 बन रहा था ये क्या था, ये क्या था, हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस था ना। तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस था, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को ही तो प्रेसिपिटेट कहते हैं ना। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का भी एग्जांपल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आया होगा। अगर फिर भी कोई आया हो तो नीचे कमेंट करके आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। अब हम फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं। तो आगे जो है ना हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, ये सॉलिड है। सॉलिड अगर किस पे बदल जाए, डायरेक्ट अगर गैस पे बदल जाए, किस पे बदल जाए, डायरेक्ट गैस पे बदल जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और यदि गैस डायरेक्टली सॉलिड पे बदल जाए, डायरेक्टली, तो उसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। उसी तरह से अगर गैस जो है ना किस पे बदल जाए, लिक्विड पे बदल जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। बट गैस जो है वो लिक्विड पे कैसे बदलेगा भाई, तो गैस लिक्विड पे ऑन कूलिंग बदलता है। ठीक है, अगर एक लिक्विड जो है गैस पे बदल जाए, किस पे, लिक्विड अगर गैस पे बदल जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। और सॉलिड को अगर हम क्या कर दे, मेल्ट कर दे, है ना, तो वो किस पे बदल जाएगा, लिक्विड पे बदल जाएगा। और लिक्विड को अगर फ्रीज कर दे तो किस पे बदल जाएगा, सॉलिड पे बदल जाएगा। तो यहाँ से हम यही समझ रहे हैं ना कि कोई न्यू यहाँ पे चेंज इन स्टेट तो हो रहा है बट यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यही कहना चाहते हैं कि अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है
और कोई जो है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भैया कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, इसी वजह से उसको फिजिकल चेंज भी कहते हैं। तो फिजिकल चेंज कभी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं भैया, इसको देखो, ये किस पे बदल जा रहा है, रेड कलर में बदल जा रहा है। ठीक है, या फैक्ट्री से जो गैसेस निकल रहा है, ठीक है, या यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, या यहाँ पे जो प्रिसिपिटेट बन रहा है। तो ये सारा क्या है, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में बोला जा रहा था। अब देखिए, ये तो आपको जनरली याद रखना पड़ेगा कि OH हाइड्रोक्साइड है, तो या Cl माइनस है, ये सारा का सारा जो है सॉल्ट फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो भी सॉल्ट फैमिली से बिलोंग करता है, या हम कहे अल्कली मेटल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसका वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से इधर वाले का सबका वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉपर एंड आयरन, हम लोग क्लास 9 में देख चुके हैं कि इसका वेरिएबल वैलेंसी होता है, एक से ज्यादा वैलेंसी होता है। लेकिन जो अल्मोनियम है उसका वैलेंसी क्या होता है, फिक्स 3 होता है। ठीक है, अमोनियम का क्या होता है, 1 होता है। लीड का क्या होता है, 2 होता है। तो अगेन ये याद रखने वाली चीज है। अब अगला सवाल आता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हम बोले केमिकल रिएक्शन को जो वर्ड में दिया होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन को किस पे दिया हुआ है, वर्ड पे दिया हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर उसी को हम क्या कर दे, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये क्या है, हमारा वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, हाँ केमिकल रिएक्शन भी है, लेकिन क्या है, वर्ड इक्वेशन है। अगर इसी को हम क्या कर दे, सिंबल एंड फॉर्मूला की मदद से लिख दे, क्या कर दे, सिंबल एंड फॉर्मूला की मदद से लिख दे, तो यही क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो केमिकल इक्वेशन को कह सकते हैं शॉर्ट हैंड फॉर्म है केमिकल चेंज का। मतलब जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसका जो शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है, उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स एंड फॉर्मूला का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, यदि केमिकल रिएक्शंस को हम सिंबल एंड फॉर्मूला का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो। कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे एरो किस चीज को दिखाता है, तो एरो दिखाता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, पहला चीज। ठीक है, और दूसरा दिखाता है कि क्या यील्ड है, यानी कि कौन सा सब्सटेंस बन रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको LHS कहते हैं, जो कि रिएक्टेंट होता है, एंड जो राइट हैंड साइड में होता है उसको RHS कहते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये जो ऊपर में रिएक्शन दिया हुआ है वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटॉम्स है हर एक एलिमेंट का, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, Mg यहाँ पे 1 है, तो Mg इधर भी 1 है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। मतलब जो नंबर ऑफ एटॉम्स है ईच एलिमेंट का ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड वो इक्वल नहीं है। इसी वजह से ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ एटॉम्स, या अगर नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि जो नंबर ऑफ एटॉम्स होता है हर एक एलिमेंट का, वो रिएक्टेंट की तरफ, और नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट की तरफ अगर बराबर नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, तो पहले रिएक्टेंट होता है और दूसरी तरफ में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है, तो उसके स्टेट को भी लिखते हैं कि मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो पहले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखते हैं,
रिएक्टेंट LHS हो गया, प्रोडक्ट RHS के साइड में हो गया। फिर जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, एरो के द्वारा सेपरेट करते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा हमारा रिएक्टेंट है तो प्लस साइन से जो है सेपरेट करते हैं। फिर कंडीशन मेंशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है या हीट हो रहा है, यहाँ पे उसको एरो डिफाइन करता है। उसके बाद हम जो है फिजिकल स्टेट लिखते हैं रिएक्टेंट का, जैसे कि मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो है गैसेस स्टेट में है। उसी तरह से प्रोडक्ट का भी हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं स्टेट को, जैसे कि वो सॉलिड स्टेट में है। तो बोले कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है भैया केमिकल इक्वेशन को लिखने में। हम बोले पहले रिएक्टेंट LHS की तरफ होता है, प्रोडक्ट RHS की तरफ होता है, उसको लिखते हैं। फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं एरो के द्वारा। फिर अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है तो उसको प्लस साइन से सेपरेट करते हैं, फिर एरो देते हैं। और अगर कोई कंडीशन यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे हीट या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा के द्वारा या कहे तो ट्रायंगल के द्वारा उसको दर्शाया गया है। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के हम लोग फिजिकल स्टेट को लिखते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को सीखेंगे। एक बार आप लोग यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फोकस को बनाए रखना है, वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन हम बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को दोबारा फिर जो है पढ़ना ही है इसको हमसे। तो इसी वजह से हम टू द पॉइंट रह रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको खींच नहीं रहे हैं। तो चलिए आगे की तरफ हम अब बढ़ते हैं। So welcome to the part 2 video of chemical equation and reaction. So in this video first we will discuss law of conservation of mass. तो आपने ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि मास को हम ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चाहे वो केमिकल रिएक्शन ही क्यों ना हो, उस केमिकल रिएक्शंस में भी हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बोले इसका मतलब क्या है, हम बोले जो टोटल मास होता है एलिमेंट का जो कि प्रोडक्ट की तरफ रहता है, और जो टोटल मास होता है एलिमेंट का जो कि रिएक्टेंट की तरफ होता है, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। हम बोले कैसे होता है, तो हम बोले आइए हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ए सब्सटेंस है, दूसरा एक कोई कौन सा सब्सटेंस है, बी सब्सटेंस है। तो यदि ए बी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ए बी बनाएगा। तो यहाँ पे जो ए एंड बी का जो कंबाइंड टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, वो इक्वल होगा किसके, यहाँ पे जो एक न्यू सब्सटेंस ए बी बना है उसके टोटल मास के। इसका मतलब है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो मास था वो दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन में ना ही कोई मास क्रिएट हुआ है और ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारा जिंक है और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहा है। तो जब जिंक यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। आई होप क्लियर है ये। तो जब भी जिंक जो है जिसको Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जिंक सल्फेट बनाता है इसको ZnSO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन जिसको कि H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए चेक करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो अगर रिएक्टेंट तरफ देखे तो सबसे पहले एलिमेंट देखेंगे तो एक Zn है, तो Zn अगर रिएक्टेंट की तरफ देखेंगे तो एक है, और प्रोडक्ट की तरफ भी देखेंगे तो क्या है, एक है नंबर ऑफ एटम। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन कितना है, दो है। और अगर प्रोडक्ट की तरफ भी देखें तो हाइड्रोजन कितना है, दो है। अब अगर हम अगले एलिमेंट को देखें तो यहाँ पे क्या है, एस है यानी कि सल्फर। तो सल्फर रिएक्टेंट की तरफ कितना है भाई, एक है। फिर हम देखें प्रोडक्ट की तरफ सल्फर कितना है, एक है। फिर हम क्या देखें, ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट की तरफ कितना है, 4 है।
और प्रोडक्ट की तरफ कितना है 4 है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एटॉम्स है ऑफ ईच एलिमेंट, चाहे जिंक का हो, हाइड्रोजन का हो, सल्फर का हो या ऑक्सीजन का हो, मतलब जो नंबर ऑफ एटॉम्स है ईच एलिमेंट का, वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या है, इक्वल है। क्या है, द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड वो क्या है, इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो वो इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, बैलेंस कहलाता है। और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसको कि हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, वो जो है किसी भी प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। सिर्फ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड क्या होता है, बराबर होता है नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड के, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हमको पता है ना कि अगर नंबर ऑफ एटॉम्स सेम हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड तो उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है जो कि स्केलेटल फॉर्म में है, मतलब अनबैलेंस फॉर्म में है। तो सबसे पहला स्टेप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का होता है कि हमको जितना भी फॉर्मूला है, जैसे कि Fe एक फॉर्मूला है, H2O एक फॉर्मूला है, Fe3O4 है और H2 है, ये सारे फॉर्मूला के आगे क्या कर देना है, सारे फॉर्मूला को बॉक्स में बंद कर देना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, नंबर ऑफ एटॉम्स को हमको क्या करना है, लिस्ट कर लेना है डिफरेंट एलिमेंट्स का। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 एलिमेंट है, एक आयरन है, अगर रिएक्टेंट तरफ देखें तो एक आयरन है और प्रोडक्ट तरफ देखें तो 3 आयरन है। उसी तरह से दूसरा एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट की तरफ देखें तो 2 है और प्रोडक्ट की तरफ देखें तो 2 है। उसी तरह से एक ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट की तरफ देखें तो 1 है और यदि प्रोडक्ट की तरफ देखें तो 4 है। तो हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन तो भैया हमारा बैलेंस है, बट आयरन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसमें फॉर्मूला को बॉक्सेस में बंद करते हैं और फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटॉम्स जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड होता है उसको लिखते हैं। स्टेप 3 क्या करते हैं, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं कंपाउंड को जिसमें कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटॉम हो। सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटॉम्स हो। तो बोले सबसे ज्यादा एटॉम्स कितना है, Fe3O4 में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को बैलेंस करेंगे। तो इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। तो रिएक्टेंट तरफ जो है ऑक्सीजन कितना है, 1 है, प्रोडक्ट की तरफ कितना है, 4 है। तो अगर बैलेंस करना पड़ेगा तो रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे रिएक्टेंट को 4 से मल्टीप्लाई करने के साथ ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 8 आ जाएगा। हम बोले ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट अगर हम H2O के आगे क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे, किस जगह पे, अगर हम इस जगह पे अगर हम 4 लगा देंगे तो हाइड्रोजन हमारा 8 हो जाएगा ना। तो हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, इधर हमको 8 करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो अब हाइड्रोजन भी हम देखे 8 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, इधर भी 4 हो गया। बट अगेन एक प्रॉब्लम है, आयरन यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 ही है, तो इसके आगे क्या कर देंगे, हम 3 लगा देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना था बाबू, तो सबसे पहला चीज था कि जो ये इक्वेशन है उसको, जो फॉर्मूला है उसको बॉक्सेस के अंदर भरना था। फिर क्या करना था, नंबर ऑफ एटॉम जो डिफरेंट एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड था उसको लिख देना था। फिर हमको सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटॉम्स होता है उसको बैलेंस करना था। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करें हम, बोले ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ जो है वो 1 है, प्रोडक्ट की तरफ 4 है, तो रिएक्टेंट में क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया।
तो अब है ना, हम जो है फॉर्मूला को तो अल्टर नहीं कर सकते, हमको एटॉम्स को ही क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। हम बोले इधर 8 है और इधर कितना है, 2 है, बोले इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में 4 से इनटू, तो 4 से इनटू कर दिए हम। तो देखिए अब जो है ना, अब हम यहाँ पे देखें कि बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, लेकिन आयरन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। हम बोले रिएक्टेंट में आयरन 1 है, प्रोडक्ट में आयरन कितना है, 3 है। हम बोले कैसे बैलेंस होगा, हम बोले रिएक्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट में जो है सिर्फ ये सही है या नहीं चेक कर लेते हैं। बोले कैसे चेक करेंगे, हम बोले देखो एफ रिएक्टेंट पे 3 है, प्रोडक्ट पे भी 3 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट पे 8 है, प्रोडक्ट पे भी 8 है, ऑक्सीजन 4 है रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे भी 4 है। तो चेक कर लिए, बिल्कुल सही है। एंड इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग कहते हैं। और जब एक बार बैलेंस कर देते हैं ना, तो उसके फिजिकल स्टेट को भी लिख देते हैं, जैसे कि आयरन सॉलिड स्टेट का है और हमारा वाटर क्या है, गैसियस स्टेट का है, और हमारा जो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है वो किसका है, सॉलिड स्टेट का है, और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट का है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट मेथड हो गया किसको, बैलेंस करने का। उसके बाद लास्ट में क्या देखते हैं कि अगर कोई कैटलिस्ट है तो उस कैटलिस्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है कैटलिस्ट, यहाँ पे सनलाइट एंड क्लोरोफिल है कैटलिस्ट में। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया सीओ क्या होता है, आप बोलेंगे कार्बन मोनोक्साइड। हम बोलेंगे कि जब कार्बन मोनोक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम बोले जब कार्बन हाइड्रोक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वो हमको क्या देगा, वो हमको मिथाइल अल्कोहल बना के देगा। क्या बना के देगा भैया, हमको मिथाइल अल्कोहल बना के देगा। बोले कब, बोले जब हम कार्बन मोनोक्साइड को क्या करेंगे, जब हम कार्बन मोनोक्साइड को हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट करेंगे 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, तो वो हमको CH3OH यानी कि मिथाइल हाइड्रोक्साइड कह लें, या हम इसको क्या कह लें, या हम इसको मिथाइल अल्कोहल कह लें, ठीक है, या हम इसको क्या कह लें, मिथानॉल कह लें, ये हमको ये बना के देगा। उसी तरह से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगर हम वाटर के साथ जो है रिएक्ट कराएंगे सनलाइट के और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वो हमको क्या देगा, ग्लूकोज, और हमको जो है ऑक्सीजन और वाटर को बना के देगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगला टॉपिक, टाइप ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। Welcome to the part third of chemical equation and reaction, where we are going to discuss about the type of chemical reaction. So the very first type is combination reaction. So what happened in this reaction? So suppose there is a substance A and there is another substance B. So जब एक A और दूसरा B है और वो आपस में रिएक्ट करके AB बना दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बहुत ही सिंपल है कि ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करेगा और वो कंबाइन करके क्या करेगा, एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो जब भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन करे, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइन के भी नाम से जानते हैं, फॉर्मूला CaO होता है। ठीक है, अभी थर्मोमीटर पे अगर हम टेम्परेचर मेजर करें तो क्या है, 25 डिग्री है वाटर का। तो अब है ना, वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिए, तो जब हम क्विक लाइम को यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जिसका फॉर्मूला CaO होता है, उसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे स्लैग लाइन बनता है जिसका फॉर्मूला CaOH2 होता है। हम क्या बोले, हम बोले कि जब CaO जिसको कि क्विक लाइन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो CaOH2 बना देता है जिसको कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइन कहते हैं। और इस पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। हम देखें
कि पहले टेम्परेचर 25 था, बाद में क्या हो गया 30 हो गया, मतलब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर टेक प्लेस करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर होगा। तो जब हम क्विक लाइम को वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, बोले जब हम क्विक लाइम को वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो हमको स्लैक लाइम बना के देता है। क्विक लाइम का दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है और स्लैक लाइम का दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एक जानकारी की बात आपसे यहाँ पे साझा कर दे, काफी इंपॉर्टेंट है। जो स्लैक लाइम का सॉल्यूशन होता है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में। यानी कि जो वॉल का व्हाइट वॉशिंग होता है, वॉल का पोचाड़ा होता है, उसमें अगर आपको पूछे कि किस सॉल्यूशन का यूज करा जाता है, आप बोलेंगे ये जो स्लैक लाइम का सॉल्यूशन है ना, यानी कि CaOH2 जो बनता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसी सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, वॉल को व्हाइट वॉश करने में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर के प्रेजेंस में, और वो क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। हम बोले क्या, हम बोले ये जो स्लैक लाइम है यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, बड़ा धीरे धीरे CO2 के साथ रिएक्ट करता है। हम बोले जैसे CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या किस चीज का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन के साथ ये क्या करेगा, साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है वो व्हाइट वॉशिंग करने के, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है स्लैक लाइम, उसके लगाने के 2 से 3 दिन के बाद बनता है। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है, तो आप देखते हैं कि पोचाड़ा होने के बाद, व्हाइट वॉश होने के बाद 2-3 दिन के बाद वहां पे क्या आता है, चमक आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि स्लैक लाइम का सॉल्यूशन 2 या 2 से 3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाला बात है। हम बोले किसके सॉल्यूशन को यूज करते हैं भाई वॉल को व्हाइट वॉश करने के लिए, तो आप बोलेंगे स्लैक लाइम के सॉल्यूशन को यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग करने के लिए। हम बोले सर ये जो स्लैक लाइम होता है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, हम बोले जब स्लैक लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमको कैल्शियम कार्बोनेट बना के देता है। बोले सर कैल्शियम कार्बोनेट तुरंत बन जाता है क्या, हम बोले नहीं, ये जो स्लैक लाइम का सॉल्यूशन होता है ना, वो 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। बोले कैसे पता चलेगा, हम बोले जब व्हाइट वॉश पोचाड़ा करते हैं ना तो 2 दिन के बाद उसमें शाइनिंगनेस चमक आता है, वो चमक बता रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया है, जो कि 2 से 3 दिन के बाद होता है व्हाइट वॉशिंग के। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। और आपको एक बात और बता दें, ये CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट तो कहते ही है, बट CaCO3 को मार्बल भी कहते हैं और इसका एक नाम लाइमस्टोन भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। हम बोले CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट तो कहते ही कहते हैं, बट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और हम इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, और लाइमस्टोन के साथ साथ इसको क्या कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। तो चलिए हम इसके इक्वेशन को देख लेते हैं। तो हमको पता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लोग स्लैक लाइम के भी नाम से जानते हैं, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 2 से 3 दिन के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिसके कारण शाइनिंगनेस आता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो अब अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोले एक्सो, एक्सो हम लोग घर पे बर्तन उर्तन धोते हैं ना, एक्सो का क्या यूज करते हैं, गंदगी निकालने के लिए, यानी कि एक्सो क्या करता है, निकालता है। तो यहाँ पे भी एक्सो ना निकालता है, बट यहाँ पे गंदगी को नहीं निकाल रहा है क्योंकि बर्तन नहीं साफ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में एक्सो का मतलब जो है यहाँ पे निकलना ही है, लेकिन हीट एंड लाइट का या टेम्परेचर का निकलना है, रिलीज होना है या इवॉल्व होना है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, हम बोले एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कि हीट एंड लाइट क्या होता है, इवॉल्व होता है या रिलीज होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि मीथेन है, CH4 है,
इस मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट कराए, तो जब मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और साथ में वाटर बनाया और यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। एक बात हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, चैप्टर 4 में भी काम आएगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो, जैसे कि CH4 है, C2H6 हो जाए, है ना, C3H8 हो जाए, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा और हमेशा CO2 और H2O ही बनाएगा, बस उसको बैलेंस करना होता है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है और बस उसको बैलेंस करना होता है। तो इस रिएक्शन में हम क्लियर देख पा रहे हैं कि हीट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो जब भी हीट क्या हो, रिलीज हो, हीट क्या हो, निकले। कब निकले भैया, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ केमिकल रिएक्शन में। तो हीट एंड लाइट अगर एक केमिकल रिएक्शन में निकलता है प्रोडक्ट के साथ, तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब हम रिस्पायरेशन का भी एक एग्जांपल देखते हैं भैया। रिस्पायरेशन में क्या हो गया, यहाँ पे शुगर है, आप बोलेंगे भैया शुगर का फॉर्मूला बताओ, याद है तुमको, तो याद करना पड़ेगा। हम बोले कैसे याद करेंगे, हम बोलेंगे शुगर ना 3 चीज से मिलके बनता है। बोले कौन कौन सा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसका किसका कॉम्बिनेशन है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोले कार्बन और ऑक्सीजन तो सेम रहता है, मतलब कार्बन भी 6 रहता है और ऑक्सीजन भी 6 रहता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या रहता है, 2 गुना रहता है। मतलब हाइड्रोजन कितना रहता है, 12 रहता है। हम बोले शुगर किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन। बोले कितना कार्बन, 6 कार्बन। और किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन। बोले कितना हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। और किसका बना हुआ ऑक्सीजन, बोले कितना ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। यानी कि C6H12O6 क्या है, हमारा फॉर्मूला है किसका, शुगर का। तो जब शुगर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, बोले अगेन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके अगर कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो हमेशा और हमेशा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। जब भी रिस्पायरेशन होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको भी हम क्या मानेंगे, इसको भी हम मानेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बोले क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम बोलेंगे इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। हम बोले अगर हीट, लाइट, एनर्जी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ केमिकल रिएक्शन में रिलीज हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, एक्सोथर्मिक मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, रिस्पायरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। और अगर आप दूसरी तरह से अगर आप इसको देखेंगे, चलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का भी इस पे केस है, उसको आगे देखते हैं, क्योंकि पहले आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आगे समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग उसको उस पहलू से भी देख लेंगे। ठीक है। अब मान लेते हैं कि वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल जो होता है वो क्या हो जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। तो जब जो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल होता है और वो जब कंपोस्ट खाद में बदल जाता है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेजिटेबल का जो डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो बोले एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है सर, बोले एक्सो का मतलब होता है हीट लाइट एनर्जी को रिलीज करना, तो इंडो का मतलब क्या होगा, एब्जॉर्ब करना, किसको, हीट लाइट एंड एनर्जी को। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन में हीट लाइट एंड एनर्जी एब्जॉर्ब हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे सल्फर लिए हैं, सल्फर को बंसन बर्नर के ऊपर रखे हैं। ठीक है। और सल्फर के ऊपर में क्या रख दिए, आयरन का कुछ टुकड़ा डाल दिया और इसको हम हिट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम हिट करेंगे ना, तो हम क्या देखेंगे, उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक में बदल जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए बाबू, सल्फर का कलर यहाँ क्या नजर आ रहा है, येलो नजर आ रहा है आपको। और उसके बाद हम उस पर क्या करें, आयरन को डाल दिए,
ठीक है। तो जब सल्फर को आयरन में डाल दिया और उसको हिट करे तो क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया, जो कि किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पे हम क्या देखें ना कि जब आयरन को सल्फर के साथ हिट करे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हिट दे रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, हिट को ले रहा है। बंसन बर्नर को जब हम जलाए हैं तो ये हिट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में जो है हिट को एब्जॉर्ब करा जा रहा है, लिया जा रहा है। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन में हिट को एब्जॉर्ब करा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जहां पे भी हिट, जहां पे भी एनर्जी, जहां पे भी लाइट को एब्जॉर्ब करा जाए उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयरन का, आयरन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा और हिट के प्रेजेंस में तो क्या होगा, हम बोले कुछ नहीं होगा, आयरन सल्फाइड बनेगा ब्लैक कलर का, हम बोले सल्फर का कलर येलो, हम बोले यहाँ पे जो आयरन सल्फाइड बन रहा है उसका कलर बोले ब्लैक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, इसी वजह से उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। बोले डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, हम बोले सर एक सिंगल सब्सटेंस है ना, एक सिंगल सब्सटेंस अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाए, क्या हो जाए, जब एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट कर जाए, डिकम्पोज कर जाए या ब्रेक डाउन कर जाए, तीनों एक ही चीज है, एक ही मतलब है। तो बोले केमिकल रिएक्शन में यदि एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट कर जाए, डिकम्पोज कर जाए या ब्रेक कर जाए, किसमें, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन मानेंगे। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना तीन तरह का होता है। एक जो है ना, एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में हिट के प्रेजेंस में टूटता है। तो अगर हिट के प्रेजेंस में टूटता है तो उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हालांकि सारा डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक ही होता है, स्पेसिफिक नेम थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। तो जब भी एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो जाए, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में डिकम्पोज कर जाए, टूट जाए, किसके प्रेजेंस में, हिट के प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन मानेंगे। क्या मानेंगे, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन मानेंगे। और जब एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में टूट जाए तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मानते हैं, जिसको कि हम लोग फोटोलाइसिस के भी नाम से जानते हैं। और अगर एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट कर जाए, ब्रेक डाउन कर जाए, टूट जाए इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे डिकम्पोजिशन कितने प्रकार का होता है, आप बोलेंगे तीन प्रकार का होता है। बोलेंगे कौन कौन सा, हम बोलेंगे पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। बोले थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम बोलेंगे एक सिंगल सब्सटेंस जो है ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है, कब, हिट करने पे, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन मानेंगे। हम बोले जब एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाए, क्या प्रोवाइड करने पे, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करने पे, तो उसको हम क्या मानेंगे, फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन मानेंगे। हम बोले जब एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो जाए, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाए, कब, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, अब एक एक्टिविटी को देखते हैं। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करते हैं तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिए, व्हाइट कलर का यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, पाउडर है। तो जब हम इसको हिट करते हैं ना तो क्या होता है, और बगल में क्या लिए है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए है, यानी कि जो लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मतलब लाइम वाटर का सॉल्यूशन। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब इसको मार्बल भी कहते हैं, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले अभी हम लोग समझते हैं। हम बोले कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जिसको कि हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, उसको अगर हम हिट करते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, और क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। हम बोले कि ये CaCO3 है, जिसको कि लाइमस्टोन भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं। एक सिंगल सब्सटेंस था, टूट के क्या कर रहा है, दो सब्सटेंस क्विक लाइम, जिसको कि हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों को बना रहा है।
यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट गया तो डिकम्पोजिशन है, लेकिन ये टूट रहा है हीट के प्रेजेंस के कारण, तो ये डिकम्पोजिशन में कौन सा टाइप होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। अब ये टर्म्स मिल्की क्या है, हम बोले यहाँ पे जो गैस फॉर्म हुआ है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, इसको कैसे पता लगाएंगे, हम बोले इसके लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करेंगे, स्लैक लाइम के सॉल्यूशन से, किसके, स्लैक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करेंगे। और यदि उसका कलर क्या हो जाए, मिल्की हो जाए, क्या हो जाए, मिल्की हो जाए, यहाँ पे दिया हुआ है मिल्की, मिल्की को हम टर्वाइड भी कहते हैं। तो यदि उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो मिल्की हो जाए या टर्वाइड हो जाए, तो हम क्या मानेंगे, वहां पे जो गैस बना है ना वो गैस कौन सा है, वो गैस जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, क्या है भैया, देखो ध्यान से देखिएगा, इसको ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, या इसको हम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल भी कहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। हम बोले इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल, अब हम बोले फेरस सल्फेट क्रिस्टल जिसको कि हम क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रॉल के भी नाम से जानते हैं। हम बोले सर ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है ना उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम बोले FeSO4.7H2O। बोले 7H2O क्या है सर, बोले कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो कितना है, 7 है, तो इसी वजह से इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 7 है। यानी कि एक एक जो है मॉलिक्यूल में या एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वही उसका क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है, 7 है। तो ये हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी मुद्दा क्या है भैया, हम बोले फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है, हम बोले सबसे पहले जानो फेरस सल्फेट जो होता है ना उसका क्रिस्टल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ग्रीन विट्रॉल के नाम से जानते हैं। हम बोले क्या फॉर्मूला होता है उसका, हम बोले उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। हम बोले जब उसको हिट करेंगे तो क्या होगा, हम बोले कुछ नहीं होगा, वो पहले जो है ना क्या था, उस पे वाटर था, अब जो बनेगा ना FeSO4 वो कलरलेस होगा और वो एनाहाइड्रस होगा। बोले एनाहाइड्रस का मतलब सर, बोले पहले उस पे वाटर मॉलिक्यूल था तो वो एनाहाइड्रस नहीं था, अब जब उसको हिट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर सेपरेट आउट हो जाएगा तो उस पर वाटर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट कहेंगे। ठीक है, तो जब भी हम कह दे ग्रीन विट्रॉल को या कह दे हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हिट करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका ग्रीन कलर कलरलेस बन जाता है और वो एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट और साथ में क्या करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, जो फेरस सल्फेट बना, हम पहले क्या करें, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो कि FeSO4.7H2O था, ग्रीन कलर का था। ठीक है, अगर हम उसको हिट कर दिए तो क्या हो गया, वो एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट और वाटर बना दिया। अब उस एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को हिट करेंगे तो क्या होगा, बोले अब हम उस एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट आपको अगर हम हिट करते हैं तो हमको फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 मिलता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। और आपको एक बात और बता दें, जो बर्निंग स्मेल होता है ना वो कौन से गैस का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का होता है, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे कि एक ऐसा गैस का नाम बताओ जिसमें कि क्या होता है, बर्निंग स्मेल होता है, तो आप क्या बताएंगे, एक ऐसा गैस जिसका बर्निंग स्मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। हम बोले अगर हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल जिसको कि हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है जिसका फॉर्मूला FeSO4.7H2O होता है, अगर हम उसको हिट करते हैं तो हमको एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 और प्लस 7H2O मिलता है। अब हम उस एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को हिट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 मिलता है
और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। और सल्फर डाइऑक्साइड ही क्या होता है, एक बर्निंग कलर का, एक बर्निंग स्मेल देता है, यानी कि एक ऐसा गैस जो बर्निंग स्मेल देता है, वो कौन सा गैस कहलाता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या देखें कि एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट रहा है हिट करने पे, यानी कि डिकम्पोजिशन तो है ही, लेकिन डिकम्पोजिशन के साथ क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब अगला हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लीड नाइट्रेट है। क्या है यहाँ पे, लीड नाइट्रेट है। अब ये लीड नाइट्रेट को जब हम बंसन बर्नर में हिट कर रहे हैं ना, तो हम क्या पा रहे हैं कि ये क्या बना रहा है भैया, जो है लीड ऑक्साइड बना रहा है, और साथ में ब्राउन कलर का फ्यूम्स यानी कि धुआं निकल रहा है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, लीड नाइट्रेट था यहाँ पे, यहाँ पे लीड नाइट्रेट था, जो कि एक तरह से देखे तो व्हाइट कलर का था। ठीक है, उसको जब हम बंसन बर्नर पे हिट करें तो वो क्या हुआ, ब्राउन कलर का जो है धुआं निकाला, और फिर उसका भी कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया, लीड ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम लीड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल 2 होता है, तो जब भी हम लीड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 होल 2 को हिट करेंगे, तो वो हमको लीड ऑक्साइड यानी कि PbO और साथ में NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बना के देगा। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ये कैसे पता चलता है, तो वो जो ब्राउन कलर का फ्यूम निकलता है, धुआं निकलता है, वो कंफर्म करता है कि यहाँ पे कौन सा गैस बना है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो जब भी लीड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो जब हम लीड नाइट्रेट को हिट करते हैं तो वो क्या बनाता है, लीड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, ये यहाँ पे दर्शा रहा है कि एक ब्राउन कलर का यहाँ पे फ्यूम्स और धुआं क्या है यहाँ पे निकला हुआ है। तो ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे शुगर है, शुगर का फॉर्मूला अभी देखे थे, C6H12 और O6 होता है। तो अब वो शुगर को हम क्या कर रहे हैं भैया, हिट कर रहे हैं। हिट करने पे क्या होगा, यहाँ पे भी व्हाइट कलर का क्या कर रहा है, धुआं निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए शुगर का अलग अलग फॉर्म भी होता है, सुक्रोज भी होता है। ठीक है, शुगर का फॉर्म ग्लूकोज भी मानते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला शुगर का क्या है, जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, C12H22NO11। जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज है ये, है ना, शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। तो जब हम इसको हिट करते तो क्या बनता है, कार्बन है, वाटर बनता है। और यहाँ पे एरो क्या बता रहा है कि गैस का यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है। और फिर वो क्या होता है, ब्लैक कलर में बदल जाता है, जो कि कार्बन के फॉर्मेशन को दिखा रहा है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जब शुगर को हम क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो जब हम शुगर को हिट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होने के बाद हमको कार्बन देता है और साथ में वाटर देता है। शुगर का कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन वो क्या हो जाता है, एकदम ब्लैक कलर का हो जाता है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक डिकम्पोजिशन जो कि हीटिंग के द्वारा कैरी आउट करा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और थर्मल डिकम्पोजिशन का अगर हम एग्जाम्पल बोले तो क्या है, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट है, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट है, एंड हीटिंग ऑफ शुगर है। ठीक है, आई होप इतना दूर में तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब डिकम्पोजिशन का कुछ और एग्जाम्पल देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को चाइना डिस्क में जाकर चाइना डिस्क में रख देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हम क्या देखते हैं कि उसका कलर क्या हो जाता है, बदल के ग्रे कलर का हम देख पा रहे हैं कि कलर हो जा रहा है। और पहले क्या था भैया, पहले उसका कलर क्या था, वाइट था। ठीक है, या हम कह ले कलरलेस था। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में हिट करते हैं, बोले लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, किसमें, दो सब्सटेंस में। यानी कि अगर एक सिंगल सब्सटेंस दो सब्सटेंस में या दो से अधिक सब्सटेंस में टूटता है, डिकम्पोजिशन है। लेकिन अगर लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन
या क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो जब AgBr को यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में हम हिट करते हैं तो वहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और वो सिल्वर और ब्रोमीन बनाता है। और आपको बता दें, इसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहा है, तो डिकम्पोजिशन का ये फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। उसी तरीके से जब हम सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में हिट करते हैं तो अगेन ये क्या होगा, दो सब्सटेंस में टूटेगा यानी कि डिकम्पोजिशन है। लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो कैसा होगा, फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, और इसको भी हम क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन जो है हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में बच्चा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल जो देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं भैया, इलेक्ट्रोलाइसिस का देख रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग को पता है कि जब हम एसिडिफाइड वाटर यानी कि वाटर में एसिड डाल देते हैं उसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तो जब वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो हमको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को क्या करता है, प्रोड्यूस करके देता है। यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस यहाँ पे दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट रहा है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, यानी कि ये डिकम्पोजिशन तो है बट कैसा डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। ठीक है, अब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। हम बोलेंगे इसका यूज होता है मेटल को निकालने में, जैसे कि सोडियम का मेटल हो गया या और भी कई तरह के मेटल हो गए, और साथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, मतलब किसी के ऊपर अगर हम एक दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना चाहते हैं उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, वहां पे भी इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो ये अब तक हम लोग कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन देखे, कुछ अभी भी बचा हुआ है, कॉम्बिनेशन देख लिए हम लोग, उसके बाद एक्सोथर्मिक देख लिए, एंडोथर्मिक देख लिए, डिकम्पोजिशन देख लिए एंड उसका सारा टाइप देख लिए। अब जो बारी आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट का आ रहा है और डबल डिस्प्लेसमेंट का आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए मूव ऑन करते हैं आगे। Welcome to the part 4 video of chemical equations and reactions. Now we are heading towards the very last portion, that is displacement, double displacement, oxidation, reduction, redox reaction and corrosion and rancidity. But before understanding displacement and double displacement reaction, you must know about the reactivity series and the trick to remember the reactivity series. So first of all, we will discuss about the trick and then we will discuss how we can remember it. So like पोटासियम, पोटासियम का पी का मतलब हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे प्लीज। एंड आफ्टर दैट सोडियम, सोडियम का एस का मतलब क्या है, स्टॉप हो जाएगा। कैल्शियम का सी का मतलब क्या है, हम लोग कॉलिंग मान के चलेंगे। उसके बाद मैग्नीशियम का एम का, तो एम को हम क्या मान के चलेंगे, मी मान के चलेंगे। अल्मोनियम का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए मान के चलेंगे। और जिंक का जेड को हम क्या मान के चलेंगे, जैबरा मान के चलेंगे। ठीक है, आयरन का आई को हम क्या मान के चलेंगे, इंस्टेड, इंस्टेड मान के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद लीड का एल को हम क्या मान के चलेंगे, लर्ड मान के चलेंगे। और हाइड्रोजन का एच को हम क्या मान के चलेंगे, हाउ मान के चलेंगे। फिर अगर हम कॉपर का सी का अगर हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे, इसको सी को हम कॉपर को कॉपर ही लिखेंगे कि हाउ कॉपर। मरकरी को हम यहाँ पे मर्ज लिख देंगे कि कैसे कॉपर मर्ज करता है किसके साथ, मरकरी एंड सिल्वर के साथ। किसके साथ मर्ज करता है, तो मरकरी एंड सिल्वर के साथ। तो यहाँ पे मरकरी हो जाएगा और यहाँ पे सिल्वर हो जाएगा। अब देखिए ये ट्रिक को हम पूरा पढ़ रहे हैं क्या बना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर समझा रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस बना के आपको देखना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेबरा। क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेबरा।
इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मर्जेस विथ मरकरी एंड सिल्वर। क्या ट्रिक क्या है बाबू? ट्रिक है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा। एक बार हमारे साथ रिपीट करिए तब आपको जो है पता चलेगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मर्ज विथ मरकरी एंड सिल्वर। बोले सर ये तो ट्रिक समझ में आ गया कि हमको ये याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मर्जेस विथ मरकरी एंड सिल्वर। बट इससे सर हम कैसे पता लगाएंगे कि किसका क्या मतलब है? हम बोलेंगे प्लीज का पी का मतलब पोटासियम है, ठीक है। स्टॉप का एस का मतलब सोडियम है। कॉलिंग का सी ए का मतलब क्या है? कैल्शियम है। एम ई मी का एम का मतलब क्या है? मैग्नीशियम है। ए का मतलब क्या है? अल्मुनियम है। जैबरा का जेड का मतलब क्या है? जिंक है। इंस्टेड का आई का मतलब क्या है? आयरन है। लर्न का एल का मतलब क्या है? लीड है। हाउ का एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन है। कॉपर का सी का मतलब उसका कॉपर तो कॉपर ही होगा भाई, है ना। मर्ज का यहाँ पे एम का मतलब क्या होगा? मरकरी होगा। या हम इसको अगर हम नहीं भी लिखे, सीधा लिख दे हाउ कॉपर मर्ज विथ, यहाँ पे सिल्वर भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपर मर्ज, मर्ज का मतलब क्या हो गया? मरकरी, और सिल्वर हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्या है ये? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मर्ज विथ सिल्वर। प्लीज का मतलब क्या हो गया? पी पोटासियम। स्टॉप का एस का मतलब क्या हो गया? सोडियम। कॉलिंग का सी ए का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम। मी में एम का मतलब हो गया मैग्नीशियम। ए का मतलब हो गया अल्मोनियम। जैबरा में जेड का मतलब हो गया जिंक। इंस्टेड में आई का मतलब हो गया आयरन। लर्न में एल का मतलब हो गया लीड। और हाउ में एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन। कॉपर तो कॉपर ही होगा। मर्ज का मतलब मैग्नीशियम, और लास्ट में क्या है? सिल्वर है। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो नीचे होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। जैसे कि आपसे पूछेंगे पोटासियम एंड सोडियम में ज्यादा कौन रिएक्टिव है, तो देखेंगे कौन ज्यादा ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो हम देख रहे हैं पोटासियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मतलब पोटासियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से। अब आपसे बोलेंगे कि बताओ ये सोडियम में और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हम बोलेंगे देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर आता है, हम बोले सोडियम आता है। किससे? कॉपर से। तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। आई होप ये बात आपको क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी से हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज दैट एक सब्सटेंस ए बी है और दूसरा सब्सटेंस सी है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो ए के साथ पहले यहाँ पे बी था ना, तो ए यहाँ अकेला हो गया और बी यहाँ क्या चला गया भैया? सी के साथ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था, क्या था? एक जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था वो क्या करा? रिमूव कर दिया उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। किसको रिमूव कर दिया भाई? उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर दिया कंपाउंड से। हम बोले कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? बोले सी ज्यादा रिएक्टिव था। तो सी ज्यादा रिएक्टिव था ना, तो वो लेस रिएक्टिव ए को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, और इसी वजह से बी क्या आ गया? इसके साथ चले आया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं एक सब्सटेंस, क्या देख रहे हैं? ये जो एक सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है या आयंस है, वो अपने प्लेस को क्या करता है? चेंज करता है। तो जब एक सब्सटेंस, एक आयंस या एक मॉलिक्यूल अपने प्लेस को क्या कर ले? चेंज कर ले केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम क्या मानेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मानेंगे। और इसमें क्या होता है? एक जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैंड पेपर है, यहाँ पे आयरन नेल है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया। बोले बाबू कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? हम बोलेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? ब्लू होगा। याद रखना है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? सॉल्यूशन फॉर्म में ब्लू होता है। यहाँ पे कॉपर का कलर नहीं पूछा जा रहा है, कॉपर का सॉल्यूशन का कलर पूछा जा रहा है। किसके? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है,
अब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम आयरन नेल को डिप करेंगे और 20 मिनट तक छोड़ देंगे तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जैसे कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए, था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर दिए, आयरन नेल को डाल दिए। तो जैसे इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डाल दिए तो हम क्या देखें, हम देखें कि आयरन नेल जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। इसी वजह से कॉपर को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और ये फेरस सल्फेट और साथ में क्या बना देगा, कॉपर बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बना ना, क्या बना, फेरस सल्फेट बना ना, तो ये फेरस सल्फेट के फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पे जो कलर है इस सॉल्यूशन का वो किस पे बदल गया, ग्रीन में बदल गया। हम बोले जब आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं और कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू था, तो हम देखते हैं कि वो सॉल्यूशन का कलर चेंज होके क्या हो जाता है, उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होके ग्रीन कलर हो जाता है। हम बोले ग्रीन कलर क्यों हो जाता है, बोले फेरस सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण होता है और साथ में क्या बनता है, कॉपर बनता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, दिया हुआ भी है कि कॉपर सल्फेट, अगर आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है तो वो क्या करता है, आयरन का सल्फेट या फेरस सल्फेट बनाता है और साथ में कॉपर का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि भैया कॉपर कहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आयरन ऊपर है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से इसको यहाँ पे वो डिस्प्लेस कर दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्लियर होगा। और आप एक बात और जान लीजिए, कॉपर का क्या कलर होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आयरन, ये जो नेल है ना इसके ऊपर क्या हुआ है, कॉपर भी बना है। तो जब कॉपर बनता है ना तो कॉपर का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन होता है, क्या होता है, रेड ब्राउन होता है। इसी वजह से आपको नेल के ऊपर क्या दिख रहा है, रेड ब्राउन कलर भी दिख रहा है। कोई आपसे पूछे कॉपर का कलर क्या होता है, आप बोलेंगे रेड ब्राउन कलर होता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर होगा और यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लेते हैं अब जिंक है, क्या मान लेते हैं, जिंक है, और जिंक को हम किसके साथ, जिंक को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। हम बोले देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कहाँ है, यहाँ है। हम बोले कॉपर कहाँ है, यहाँ है। हम बोले जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से ना, तो ये रिएक्शन होगा क्योंकि एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। इसी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल है और क्या बनाएगा, ये जिंक सल्फेट और कॉपर बना देगा हमको। हम क्या बोले, जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां पे रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पा रहा है, इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। इसी वजह से यहाँ डिस्प्लेसमेंट होके वो जिंक सल्फेट और क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको क्लियर होगा। कॉपर का कलर आपको ऑलरेडी नोन है, जिंक का कलर आपको ऑलरेडी नोन है, बता दिया गया है। अब मान लेते हैं लीड को ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड को ले लेते हैं। हम बोले ठीक है। अब बोले लीड कहाँ पे है, हम बोले देखिए लीड वहाँ पे हमको दिख रहा है। और बोले कॉपर क्लोराइड कहाँ है, नीचे है। हम बोले अगेन लीड क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, बोले ये भी रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जब लीड को कॉपर क्लोराइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हम क्या पाते हैं, वहाँ पे रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्यों पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि लीड क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। और वो क्या बनाता है, तो वो लीड क्लोराइड और साथ में कॉपर का फॉर्मेशन करता है। उम्मीद करते इतना बात क्लियर होगा। अब मान लेते हैं दो आयंस है, ए प्लस और बी माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे दो आयंस लिया जा रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन है। और एक जो है दूसरा कंपाउंड है उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना तो दो आयंस या दो मॉलिक्यूल्स अपने जगह को चेंज करेगा। हम बोले देखो ए के साथ पहले बी था और सी के साथ डी था,
लेकिन डी क्या कर लिया ना, अब ए के साथ आ गया, और बी क्या कर लिया ना, किसके साथ चला गया भैया, सी के साथ चला गया। यानी कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दो आयंस या दो मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो जब दो आयंस या दो मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस को चेंज करता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे, व्हेन टू और मोर आयंस और व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स चेंजेस देयर प्लेस, क्या करता है, अपने प्लेस को चेंज कर देता है इन ए केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मानेंगे। ठीक है। अब अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फॉर्म हो जाए, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाए। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो कि घुलता नहीं है, उसी को क्या कहते हैं हम, प्रिसिपिटेट कहते हैं। और यदि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा हो और वहां पे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए, तो उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोगों को क्लियर होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं किसका, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अभी हम क्या देख रहे हैं, एक पे बेरियम क्लोराइड है, एक पे सोडियम सल्फेट है। ठीक है। एक पे क्या है, बेरियम क्लोराइड है, और एक पे क्या है, सोडियम सल्फेट है। दोनों क्या है, कलरलेस है। क्या है, दोनों कलरलेस है। ध्यान से देखिए, टेस्ट ट्यूब एक में क्या है, सोडियम सल्फेट है। यानी कि अगर आपके राइट हैंड साइड की तरफ वाला देखेंगे ना, इस तरफ वाला, तो उसमें क्या है, सोडियम सल्फेट है। और इस तरफ में क्या लिए हुए है, इस तरफ में बेरियम क्लोराइड लिए हुए है। ठीक है। इधर है बेरियम क्लोराइड, इधर है सोडियम सल्फेट। तो जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डालेंगे, तो पहले वो क्या था, कलरलेस था, लेकिन अब क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। कब, जब सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड में डालते हैं, तो क्या हो जाता है, एक वाइट कलर का जो है प्रिसिपिटेट वहां पे बन जाता है। ठीक है। तो जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डाले, तो हम वहां पे जा देखे एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बना। और वो वाइट कलर का प्रिसिपिटेट किसके फॉर्मेशन के कारण बना है, तो वो वाइट कलर का प्रिसिपिटेट जो है हमारा बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण बना है। और साथ में हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, और साथ में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड भी बन रहा है। यानी कि हम क्या देखें, यानी कि हम देखें यहाँ पे दो आयंस जो है अपने जगह को चेंज कर रहा है। तो जब दो आयंस अगर अपने जगह को केमिकल रिएक्शन में चेंज करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जब बेरियम क्लोराइड को और जब हम सोडियम सल्फेट को, यानी कि जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं, जो कि दोनों पहले ज़्यादा कलरलेस था, तो हम क्या पाते हैं कि वो कलरलेस सॉल्यूशन बदल जाता है वाइट कलर के प्रिसिपिटेट में। किसके फॉर्मेशन के कारण, तो बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण। और साथ में क्या करता है, सोडियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे हम बेरियम सल्फाइड ले रहे हैं, और यहाँ पे हम जिंक सल्फेट ले रहे हैं। तो जब बेरियम सल्फाइड और जिंक सल्फेट को रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। और इसके साथ में क्या बनेगा, इसके साथ में जिंक सल्फाइड बनेगा। अब जब प्रेसिपिटेट बनता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डाउन एरो से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो क्या दिखा रहा है, प्रेसिपिटेट को दिखा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर हम बेरियम सल्फाइड को जिंक सल्फेट में मिलाते हैं तो क्या होता है, क्या, जब हम बेरियम सल्फाइड को जिंक सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, हम बोलेंगे तब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण बनता है। और साथ में क्या होता है, जिंक सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जिंक सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। अब कॉपर क्लोराइड है। अब कॉपर क्लोराइड को यदि हम पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा, हम बोले यहाँ पे भी दो आयंस अपनी जगह को बदलेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और ये क्या बनाएगा, कुप्रिक आयोडाइड बनाएगा। और साथ में क्या बनाएगा, पोटासियम क्लोराइड बनाएगा।
अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट को बेरियम सल्फेट कहते हैं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट को लीड आयोडाइड कहते हैं, बट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट को क्या कहते हैं बताओ तो जरा। तो हम बोलेंगे हमको पता है कि जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है उसको कुप्रिक आयोडाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कुप्रिक आयोडाइड कहते हैं। बोले येलो कलर का प्रेसिपिटेट को क्या कहते हैं? हम बोलेंगे लीड आयोडाइड कहते हैं। हम बोलेंगे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं? हम बोलेंगे बेरियम सल्फेट को कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कुप्रिक आयोडाइड होता है। उम्मीद करते हैं कि इतना सारा चीज़ जो है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अगला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, बट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के पहले हम लोग जो समझेंगे वो समझने वाले हैं यहाँ पे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। फिर हम लोग जो है थोड़ा स्थिर से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझेंगे अगले पार्ट वाले वीडियो में। तो आइए पहले कोरोजन एंड रेंसिडिटी को समझते हैं, फिर आराम से और अस्थिर से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को फिफ्थ पार्ट में समझने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो अब कोरोजन क्या होता है? तो ये जो स्लो प्रोसेस होता है डिके का मतलब सड़ जाने का, या कह ले डिस्ट्रक्शन का, खराब हो जाने का। तो ये जो सड़ जाता है, डिके होता है, डिस्ट्रक्शन होता है मेटल का, वो किसके कारण होता है? जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? मेटल जो कि आयरन होता है वो धीरे धीरे खराब होता है। कब? जब वो आयरन मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आता है। उसी तरह से जो स्लो प्रोसेस होता है किसका? मेटल के डिके होने का या मेटल के डिस्ट्रक्शन का, किसके इफेक्ट के द्वारा? एयर, मॉइस्चर और एसिड के इफेक्ट के द्वारा। उसी को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, ठीक है। और ये जो मॉइस्चर का जो इफेक्ट होता है ना, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, यानी कि हमारे वातावरण में मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, वाटर मौजूद है, उसके कारण क्या हो जाता है ना, हम देखते हैं कि एक रेडिश ब्राउन कलर जो है डिपॉजिटेड हो जाता है आयरन के ऊपर। जितना भी आयरन का चीज है जिसको कि जंग लगना कहते हैं, उसको केमिस्ट्री के टर्म में रस्ट कहते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उसको रस्ट कहते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। जो जंग लग गया, कॉपर का जो है हमारा आयरन नेल का जो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, तो वो जो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है वो मॉइस्चर के कारण होता है, और उस रेडिश ब्राउन कलर को हम रस्ट कहते हैं। लेकिन दिक्कत है कि रस्ट का फॉर्मूला पता है आपको? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? हम बोलेंगे हाँ हमको पता है। बोलेंगे क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? आप बोलेंगे Fe2O3 डॉट H2O। क्या होता है रस का केमिकल फॉर्मूला? हम बोलेंगे रस का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट H2O। क्या होता है रस का केमिकल फॉर्मूला? रिपीट करिए मेरे साथ, Fe2O3 डॉट H2O। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप देखते हैं ना कॉपर ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन जाता है। तो जो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा कि कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर किसका कोटिंग होता है? जो ग्रीन कलर का होता है उसको क्या कहते हैं? बोले कॉपर ऑब्जेक्ट। कुछ समय के बाद जब उसको लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है उसका नाम क्या है? हम बोलेंगे कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है पैसेज ऑफ टाइम के साथ, उसको हम कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। जो कि किसके कारण होता है? कॉपर को मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रखते हैं तो रिएक्शन होता है। उसी रिएक्शन के कारण कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिस कारण से कि कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या बन जाता है? ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन जाता है। और अगर हम बात बोले तो ये एटमॉस्फेयर में किसके साथ रिएक्ट करता है? तो हम बोले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। तो जो कॉपर होता है जो कि हमको पता है कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, उसको अगर बहुत लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो क्या करता है? कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और वो कॉपर कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण ही कॉपर के ऊपर क्या हो जाता है? ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाता है। अब हम क्या देखते हैं, जो सिल्वर ऑब्जेक्ट होता है
वो भी क्या हो जाता है, काला हो जाता है और अपने चमक को खो देता है समय के साथ। हम बोले ऐसा क्यों होता है? जैसे कि ये सिल्वर कॉइन है, तो सिल्वर कॉइन क्या करता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ? जब हम उसको छोड़ देते हैं तो सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि सिल्वर का कॉइन है, सिल्वर का कॉइन को अगर हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो ये क्यों जो है, इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है और वो अपने चमक को खो देता है। हम बोले इसलिए खो देता है क्योंकि वो क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण सिल्वर का कलर जो है वो ब्लैक एंड हो जाता है या वो अपने शाइनिंगनेस को खो देता है। अब बात आता है किसका, रेंसिडिटी का। हम भोजन को रखते हैं, अगर फ्रिज में रखना भूल जाते हैं तो ऑयल एंड फैट्स जो फूड में मौजूद होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसके बाद वो हमको बड़ा ही घटिया सेंट देता है और वो खाने लायक नहीं बचता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि फूड क्या बन गया है, रेंसिड बन गया है। तो जब फूड का स्मेल फाउल हो जाए, खराब हो जाए, उसका टेस्ट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, क्यों? क्योंकि जो ऑयल्स एंड फैट जो फूड में मौजूद होता है उसको अगर हम लंबे समय तक खुले जगह पे छोड़ देते हैं, अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद रेंसिड बन जाता है, जिस वजह से फूड क्या हो जाता है, फाउल, खराब हो जाता है और उसका टेस्ट बदल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। आप बोले रेंसिडिटी अगर हमको नहीं हो, यानी कि फूड खराब नहीं हो, है ना, अब हम कोई भी चीज लिए उसमें ऑयल एंड फैट्स तो रहेगा, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो तो खराब हो जाएगा। तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो या बहुत लेट से हो? बोले सबसे पहले ना उसको एयर से बचाओ, क्योंकि अगर एयर मिलेगा ना तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ वो तुरंत रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन कर देगा। तो सबसे पहला चीज है कि एकदम एयर टाइट कंटेनर है, मतलब जहाँ एयर बिल्कुल भी ना घुस सके वैसे कंटेनर में हमको फूड को रखना चाहिए। ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेज, कुरकुरे, ये जो हम लोग खाते हैं चिप्स, वो बहुत लंबे समय तक जो है महकता नहीं है, खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस चिप्स को क्या यूज करा जाता है, उस चिप्स में नाइट्रोजन गैस को यूज करा जाता है बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। उसके बाद कई सारा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन का विरोध करे उसको हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट को भी यूज करा जाता है जिस उस फूड के लिए जिसमें कि फैट्स एंड ऑयल होता है, कि उसको हम ऑक्सीडेशन से बचा सकें, यानी कि रेंसिडिटी से बचा सकें। उसके बाद फूड को जो है रेफ्रिजरेटर में भी रखा जाता है लो टेम्परेचर पे, ताकि जो उसका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसके रेट को घटा सके। और साथ में ये भी एडवाइस करा जाता है कि सनलाइट जो है ना उससे दूर रखो, क्योंकि सनलाइट से जो हमारा ऑक्सीडेशन का रेट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से हमको सनलाइट से दूर रखना चाहिए। हम बोले रेंसिडिटी क्या होता है, हम बोले जो भोजन में ऑयल्स एंड फैट्स मौजूद होता है, अगर उसको हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं, प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फिर उसका स्मेल क्या हो जाता है, फाउल हो जाता है, टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। हम बोले रेंसिडिटी को कैसे बचा सकते हैं, हम बोले रेंसिडिटी को बचाने के लिए फूड को हमको एयर टाइट कंटेनर में रखना होता है, और जो जैसे कि चिप्स हो गया इन सबको स्टोर कर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस में भर के, क्योंकि वो लंबे समय तक भोजन को प्रिजर्व करता है। फिर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज होता है ताकि वो ऑक्सीडेशन को क्या करे, रोके। फिर भोजन को जो है फ्रिज में भी रखा जाता है टेम्परेचर को लो करके, ताकि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को घटा सके। और इवन सनलाइट से भी भोजन को दूर रखने को कहा जाता है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।